नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। केंद्र सरकार ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन के 50 करोड़ डॉलर यानी करीब 3200 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस कंपनी को ऑनलाइन खाद्य सामग्री बेचने का अधिकार दे दिया है। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव विदेशी निवेश बोर्ड के पास रुका हुआ था। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अब खत्म हो चुका है, इसलिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी डीआईपीपी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दुनिया भर के रिटेल मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेज़ॉन के निवेश प्रस्ताव के मुताबिक कंपनी भारत में व्यापार चलाने के लिए पूरे मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी खोलेगी। ये सहायक कंपनी खाद्य सामग्री का भंडारण करेगी और ऑनलाइन बेचेगी। अभी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की इजाज़त दे रखी है। नियमों के मुताबिक एक विदेशी कंपनी भारत में पूरे मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी खोल सकती है, जो देश में तैयार हुए खाद्य सामग्री की बिक्री दुकान खोलकर या ऑनलाइन कर सकती है। केंद्र सरकार को 3 कंपनियों अमेज़ॉन, ग्रोफर्स और बिग बास्केट की ओर से खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए कुल $695 मिलियन यानी करीब 4,485 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला था। अमेज़ॉन भारत में एक प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है, वहीं ग्रोफर्स और बिग बास्केट ऑनलाइन ग्रोसरी स्पेस में बिजनेस करती हैं। देश देशांतर में आज बात अमेज़ॉन को मिले $50 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी की। इसका मकसद क्या है और इसके नतीजे क्या होंगे, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग सचिव रहे अजय दुआ, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बद्रीनाथ जी हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अजय दुआ साहब, मैं आपके साथ बात शुरू करना चाहूँगा कि ये जो पहली बार किसी विदेशी कंपनी को खाद्य पदार्थ बेचने का अधिकार दिया गया है एफडीआई के माध्यम से, शुरुआत है, किस रूप में देखते हैं? क्या ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, ख़राब है, या ये कि किसी दबाव के चलते ऐसा किया गया? जैसे आपने जिक्र किया था, पिछले वर्ष जून के महीने में ही भारत सरकार ने अपने एफडीआई रूल्स में संशोधन करके ई कॉमर्स या ऑफलाइन खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को 100% एफडीआई लाने का अधिकार दिया गया था। और उसके बाद 3 एप्लीकेशंस अभी तक आई थी, और ये तीनों एप्लीकेशन पिछले 4-6 महीने में ही आई थी। कारण शुरू में लोगों को लग रहा था कि खाद्य पदार्थ बेचने वाली ही कंपनी अगर और कुछ नहीं कर सकती तो शायद ये उनके लिए वायबल नहीं होगी। पर अब अमेज़ॉन कंपनी ने को जो परमिशन कल को मिल गई है, और लोगों को लगता है कि ग्रोफर्स को भी और बिग बास्केट को भी परमिशन शीघ्र ही मिल जाएगी। कारण वो ऑलरेडी एक दूसरे खाने पीने के ग्रोसरीज बेचने का तो काम ऑनलाइन कर ही रही थी। कि इससे जो 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपया आएगा, मेरे हिसाब से ये भारत के कृषि उत्पादन के लिए, हमारे किसानों के लिए ये अच्छा है। जी, मैं आता हूँ आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जेएनयू में प्रोफेसर और अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा साहब हैं। संतोष मेहरोत्रा साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो अमेज़ॉन को $50 करोड़ का एफडीआई प्रस्ताव मिला है, ये इसे किस रूप में देखते हैं आप? ये एक सराहनीय कदम है और ये पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, हमारे देश में खाद्य पदार्थों का इतना नुकसान होता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 20 से 25% फल और सब्जी मतलब बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में कोल्ड चेन के नाम के पर कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। अब बड़ी उम्मीदें थी कि डोमेस्टिक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, रिलायंस फ्रेश वगैरह इस तरीके के जो कंपनियां थीं, वो जब शुरुआत करेंगी तो वो एक कोल्ड चेन भी बिल्ड करेंगी और डायरेक्टली सीधे फार्मर से खरीदेंगी। मगर उसमें कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी फर्क आया नहीं है जब से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में की शुरुआत हुई है।
ये साफ हो गया था पिछले कई सालों के अनुभव से कि विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी मैनेजमेंट टेक्निक्स वगैरह अगर इस सेक्टर में नहीं आएंगी तो हिंदुस्तानी कंपनियां अपने ढीले ढर्रे ढंग से चलती रहेंगी। ये जो कंपटीशन आया है उससे अंतर आने की मुझे उम्मीद है और जिससे भारतीय ऑर्गेनाइज सेक्टर को और मजबूती से इनसे मुकाबला करने की के लिए एक चुनौती शुरुआत हुई है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में मेहरोत्रा साहब। नितिन देसाई जी, आप क्या कहेंगे कि ये जैसा अभी संतोष मेहरोत्रा साहब कह रहे थे कि साहब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या वाकई जो बात कही जा रही है कि देश के किसानों को जो कि इस वक्त आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा मिल पाएगा? ये तो बहुत छोटी सी मामला है। जो 50 करोड़ डॉलर की बात कर रहे हो, वो जो जितनी ज़रूरत है हमें खाद्य पदार्थों की मॉडर्नाइजेशन के लिए, खेती के माल को मॉडर्नाइजेशन के लिए, इसमें तो बहुत बहुत छोटा हिस्सा है ये तो। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक मिल्क का मॉडल लो, मिल्क में जो आज दूध के की बिक्री में जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, वो कैसे हुआ? वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नहीं हुआ, एफडीआई से नहीं हुआ। ये खास ज़रूरत वहाँ थी कि जो खेडूतों हो उनको आप ठीक से ऑर्गेनाइज करो। दूसरा सिर्फ खरीदी बिक्री की बात नहीं है, यहाँ कोल्ड चेन की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। सिर्फ खरीदी बिक्री मॉडर्नाइजेशन से काम होने वाला नहीं है। सो ये इसमें कुछ बुराई नहीं है, मगर डोंट एक्सपेक्ट टू मच। इससे तो ये तो बहुत छोटा मामला है। 28 लाख करोड़ हमारे खाद्य पदार्थ का उत्पादन है, 28 लाख करोड़ सालाना। हाँ, सालाना। अब इसमें ये क्या है? ये तो बिल्कुल एक ड्रॉप है। चलिए ठीक। बद्रीनाथ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसा नितिन देसाई साहब कह रहे थे कि एक तो पीनट है मालूम होता है? मैं उनसे सहमत हूँ कि ये पीनट है, और पॉइंट हियर इज कि आप क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को पूरा आप छूट दे देंगे कि भाई फार्मर्स तक जाके आप प्राइजेस डिक्टेट करें, और विल इट हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट? एक सवाल तो उठता ही है, क्योंकि जब बड़े पैमाने पे जब आप प्रोक्योर करने के लिए कोशिश करते हैं, यू हैव द परचेस पावर और यू आल्सो हैव द डीप पॉकेट्स। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिफॉर्म्स नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में या फूड रिटेलिंग सेक्टर में, बट यू हैव सीन रिलायंस रिटेल या बिग बाजार्स, दे डू डिक्टेट टर्म्स। तो हमसे डिक्टेट करेंगे ही करेंगे। तो आपकी राय में ये होना क्या चाहिए? कहना ये चाहता हूँ कि कैन वी रेगुलेट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द फूड रिटेलिंग? ये हो सकता है कि आज आपको लगेगा कि पीनट है। खास करके एक चीज़ है, खेडूत को छूट होनी चाहिए, वो किसको बेचे, कहाँ बेचे। आज वो छूट नहीं है एपीएमसी की वजह से, तो ये छूट तो करनी चाहिए। उसमें कॉर्पोरेट्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑपरेटिव्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेजोन आए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। बट ये सिर्फ शुरुआत है, और असली ज़रूरत तो ये है कि फार्म से कंज्यूमर तक जो हमें चेन चाहिए, स्टोरेज की, कोल्ड चेन की, प्रोसेसिंग की, वो उसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? 50 लाख डॉलर वो तो बहुत कम है जिसकी जितनी ज़रूरत है उससे। साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मेरा इतना ही कहना है कि हमने देख लिया है इतने सालों से, सबको मालूम है कि देश में जो कोल्ड चेन की ज़रूरत थी, देश में मॉडर्नाइजेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, आप सॉर्टिंग, ग्रेडिंग वगैरह सब की ज़रूरत थी। तब भी ज़्यादा हमारे देश की पूंजी या देश की टेक्नोलॉजी खेतों में नहीं लग रही थी। अगर अब सरकार ने परमिशन दिया है कि बाहर से आ सकता है और कोई बड़ी कंपनी लगाने को तैयार है, मुझे लगता है कि इससे जैसे एफडीआई खोलने के बाद, एफडीआई देश में 1-1.5% ही आता है हमारे पूरे जीडीपी का, पर उसके आने के बाद इंडियन इंडस्ट्री मॉडर्नाइज हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह आ गए। ये नहीं मतलब कि जो बाहर से पैसा आया कि वो ही देश चलाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ बात ये उठी थी, नितिन देसाई साहब ने कहा
कि भाई ये 28 लाख करोड़ का मार्केट है बिल्कुल। और इसमें जो है ये 5,000 करोड़, तो बहुत नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है सर। मैं कुछ यही कह रहा हूँ, जो जतिन साहब ने जो कहा है कि अमेज़ॉन आया, अमेज़ॉन विदेशी टेक्नोलॉजी लाएगा, विदेशी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाएगा। भारत में आज कोल्ड चेन का टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा विषय है। ठीक। और इसके साथ जब एफडीआई बाहर से आता है, एफडीआई अपने साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी लाता है। और अभी तक हमने विदेशी पैसा हम आने नहीं दे रहे थे, इसलिए कोल्ड चेन वगैरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं आ रही थी। मेरे हिसाब से इससे शुरुआत होगी। बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो पैसा आ रहा है इससे सब कुछ नहीं हो जाएगा, पर इससे ज़रूर हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा और हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के कारण ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी इस क्षेत्र में कई पहले से बहुत ज़्यादा आएगी। संतोष मल्होत्रा साहब, आपने कहा कि शुरुआत हुई है, अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, लेकिन जो बात हो रही है कि जिस व्यापक पैमाने पे जितना बड़ा हमारा देश है और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और जाहिर है कि विदेशी कंपनी आएगी, अमेज़ॉन जैसी अमेरिकी कंपनी, तो वो चैरिटी के लिए तो नहीं आएगी, जाहिर है मुनाफा कमाएगी, लेकिन उससे हमारे देश के लोगों को और ख़ास करके किसानों को कितना बड़ा फ़ायदा होगा, इस पर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। देखिए, सवालिया निशान ज़रूर है, मगर ये तो संभव नहीं है कि वो फार्मर को लूट भी लेंगे और उनसे खरीद भी लेंगे। ये तो फार्मर इतना बेवकूफ तो है नहीं। मगर एक बड़ा मुद्दा ये है, देखिए, मैं देसाई साहब और दुआ साहब दोनों की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि आज की तारीख में अमेज़ॉन इन्वेस्टमेंट ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है जी। मगर इससे संभव है कि हिंदुस्तानी कंपनियां और जागरूक होकर के और इन्वेस्ट स्वयं करेंगी। तो ये इसकी उम्मीद लगाकर हम बैठे हैं कि ये जो कोल्ड चेन की बात हर आदमी करता है वो होना आवश्यक है। एक चीज और है जो अभी तक चर्चा में नहीं आई है आपके, वो ये है कि ये बात कही जाती है कि ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अगर खान पान के सामान में एंटर कर रही हैं तो उससे छोटी छोटी जो दुकानें हैं उन पर भी असर पड़ेगा। अब देखिए, बात है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास, और उसके ऊपर का वर्ग है, उसकी संख्या और मात्रा दोनों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो जिसकी वजह से रिटेल ग्रोसरी रिटेल के लिए बहुत ज्यादा तेजी से टर्नओवर बढ़ेगा, जिसकी वजह से मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज रिटेल और अनऑर्गेनाइज रिटेल दोनों के लिए मार्केट बढ़ने वाला है, बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए ये डरना हमें नहीं चाहिए कि मतलब ये हमको खा जाएंगे, हैं? ये सोच गलत है। चलिए, ठीक है। नितिन देसाई साहब, आपने कहा कि बड़ा मार्केट है और ये जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, अभी मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि 20 से 30% ख़त्म हो जाता है, जो प्रोड्यूसर लेकर के बाज़ार तक जाता है उसमें भी खरीद हो जाता है। बार बार ये बात आती है कि साहब ई कॉमर्स किया जाए, क्योंकि हम इसी कंपनी को, जो कि ई कॉमर्स की ही कंपनी है बेसिकली, उसको एफडीआई के ज़रिए से इजाज़त दे रहे हैं अपने बाज़ार खोलने की। लेकिन क्या हम अपना बाज़ार या अपनी व्यवस्था ऐसी नहीं बना सकते कि जिसमें जो गरीब किसान है, जो 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो बेच रहा है अपना टमाटर और प्याज और आलू, वो यहाँ दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते या देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचते पहुँचते 60, 70, 80, 100 या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं बार बार ये ऑपरेशन फ्लड दूध की बात करता रहता हूँ कि हाँ, वहाँ कोऑपरेटिव सिस्टम ने 20% मार्केट कैप्चर किया है, मगर वो 20% से पूरे मार्केट पे असर पड़ रही है। और असली बात तो ये है कि हमें साफ दूध मिल रहा है। वो जो वहाँ गांव में जो गाय भैंस रखता है उससे सही दाम मिल रहे हैं, बीच में वेस्टेज नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, सरप्लस मिल्क आता है तो उसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये बड़ी आप देखो तो वो मिल्क इज़ अ वंडरफुल केस, इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया। तो मेरा कहना ये है कि यू नीड टू लुक एट द होल सिस्टम। एक सिर्फ
ये कहाँ जाएगा मालूम है? 5,000 करोड़ उनका लॉसेस फाइनेंस करने में, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स में इतने लॉसेस हो रही है सब लोगों के कि ये तो सिर्फ लॉसेस में ही चला जाएगा। इससे कुछ ज़्यादा रियल इन्वेस्टमेंट होने वाली नहीं है। यू कांट गेट दिस अनलेस यू ऑर्गेनाइज फार्मर्स प्रॉपरली एंड गिव देम फ्रीडम एंड लिबर्टी। मेरा कहना ये है कि असली ये आई एम नॉट अपोजिंग दिस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, मगर ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, बद्रीनाथ नॉट साहब। ओवरस्टेटेड। अभी दुआ साहब बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी आएगा। वी हैव इनफ कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी। डोमेस्टिक कंपनीज ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी तो कर ही रहे हैं, और सिर्फ इतना है कि आपको आपका किसान को मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए। वो कैसे होगा, सवाल ये। और हाँ, सवाल ये जो बीच में जो दलाल है उसको आप ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। ये ख़त्म हो नहीं रहे हैं, पर वेरियस रीज़न, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, या जो नहीं सुधारना चाहते हो अपने किसान को, इसकी वजह से। बद्री जी, तो ये नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व जी, मैं करने आता से हूँ ही बस किसान आपके का पास। जी। नहीं, लेकिन उत्थान हो सवाल जाएगा। ये है कि क्या पॉलिसी में कहीं गलती है, या ये कि एक नई पॉलिसी बनाए जाने की ज़रूरत है? नहीं, सिर्फ मेरा कहने का इतना ही मकसद है कि आप जो किसान को जो प्राइस देना चाहते हैं, अभी तो आप कुछ चीज़ों पे एमएसपी देते हैं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एमएसपी, बट ये है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन मान लीजिए कल कॉर्पोरेट्स तो करेंगे, उसके ऊपर मापदंड क्या है? इज देयर मापदंड, इज देयर एनी रेगुलेशन? और रेगुलेशन जब तक हम लोग टाइट नहीं कर पाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम आएगा। जी जी, दुआ साहब। सब कायदे कानून की जो बात की जा रही है, और नितिन देसाई साहब ने जिक्र भी किया था, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, ये सब कोऑपरेटिव फार्मर्स की हैं साहब, कोऑपरेटिव चलाती हैं। दी APMC दे आर इलेक्टेड बॉडीज, इलेक्टेड, उसके हमने कई इलेक्शंस कराए हैं साहब, ये डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में जाके। मैं वही बता रहा हूँ, नहीं, पर वो आड़त क्या चलाता है यहाँ? आप मेरे साथ कल आइए ओखला की सब्जी बिल्कुल मंडी ठीक में, बात मैं कौन बता चलाता है रहा हम हूँ। देखेंगे। मेरा क्या कहना है कि जिस चीज को हमने पहले प्रयोग करके देख लिया वो अब चली नहीं, अब हम उसी को अबॉलिश कर रहे हैं, APMC एक्ट को करके। ठीक बात है, एक हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं चला, अब दूसरे करके देख लिया जाए। पर मेरा क्या कहना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खास करके जो हम कह रहे हैं फल और फूल, ये सब्जियां, उनका हमने शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। डिस्ट्रेस सेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो 4 दिन 6 दिन से ज़्यादा टिक नहीं सकते। अगर हमें जो चाहिए ये उनके लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, ये सारा चीज़ का करने की व्यवस्था है। अब जितने जितने हम बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस लाएंगे वो मदद ही करेंगे इस चीज़ में। ठीक। जब तक दूसरे बाहर के, हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, बाहर वालों को फायदा मिलेगा, पर उसके बहाने अगर कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ अदर फायदा ही होगा। पर अमेज़न पटरून खमीज जूते, किताबें बेच रहा है, उससे कितना फायदा? मैं आता हूँ आपके पास में। संतोष मेहरोत्रा साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो है अभी बहुत आपने खुद भी कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन अगर इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि हम 28 लाख करोड़ का जो ये मार्केट है इसका कम से कम आधा या चौथाई तो हासिल कर सके? वजह फरमा रहे हैं आप, और मुझे तो बड़ी हताशा है इस बात को लेकर के कि भारत सरकार, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये, उसने कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक सिस्टम को बनाने के लिए जिस तरीके का काम करना चाहिए था और पॉलिसी बना करके उसको कार्यान्वित करना चाहिए था, उस पर बहुत तवज्जो नहीं दी गई है। ये बहुत दुख की बात है हमारे ग्रामीण इलाके के सारे लोगों के लिए, और हम एज कंज्यूमर, जो हम शहरी इलाके के लोग हैं, उनके लिए भी। क्योंकि अगर देखिए कोल्ड चेन बनती है तो मार्केट बढ़ता है तो फार्मर की और आमदनी बढ़ती है। ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि फार्मर की आमदनी बढ़े और बढ़ती रहे, और वो किसी हालत में नहीं बढ़ेगी अगर वो सिर्फ चावल और गेहूं और दाल ही को उगाता रहेगा।
उसको डाइवर्सिफाई करना आवश्यक है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो नए नए प्रकार के नॉन क्रॉप प्रोडक्ट उगाए और उनके मार्केटिंग का इंतजाम हो। और इसमें सरकार की नीति में बेइंतहा कमी रही है, कमी ही नहीं बेइंतहा कमी रही है। ठीक है नितिन देसाई साहब, आपने एक उदाहरण दिया दूध का, ऑपरेशन फ्लड का, एक जो कामयाब हमारे सामने एक मिसाल है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये खाद्य क्षेत्र में विदेशी कंपनियां आ रही हैं, ज़ाहिर है वो तो अपने एक लिमिटेड मकसद के लिए आ रही हैं, लिमिटेड मुनाफा कमाने के लिए आ रही हैं, लेकिन उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। उसके लिए क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? आप भारत सरकार के सलाहकार रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा एक तो वो एपीएमसी कंस्ट्रेंट्स आता है मार्क के गिव फार्मर्स फ्रीडम, कि जहाँ आपको बेचना है आप बेच सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आपको यही मंडी में जाना पड़ेगा, वहाँ आड़तिया के थ्रू ही बांध। APMCs आर नॉट कंट्रोल बाय फार्मर्स, दे कंट्रोल बाय आड़तियास। तो ये आपको एक चेंज करना पड़ेगा। वो तो एक्सेप्टेड पॉलिसी है मगर इम्प्लीमेंट हो नहीं रही है। दूसरी चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि हमारे वहाँ हमने कोल्ड चेन के आपको पता है कि रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स बहुत इतनी आसानी से मिलती नहीं है हिंदुस्तान में। बाहर बहुत कमी है उसकी। हाँ बहुत कमी है। वहाँ से मुझे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएगी? ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, पूरी सिस्टम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आप याद रखिए, ये ई-कॉमर्स ठीक है, ये आप यहाँ पूछिए, मुझे पूछिए, इनके पूछिए, आपके घर में कितनी बार ई साइट से फल सब्जी खरीदी है, किसी ने खरीदी? हमारे कंज्यूमर इज़ डिफरेंट, वो देखना चाहता है। इसलिए मेरे अगर मुझे ख्याल है तो अमेज़ॉन ने भी कहा है कि वो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स भी खोलेगी। अभी ये परमिशन ओनली ऑनलाइन के लिए है। नहीं, अच्छा ब्रिक एंड मॉर्टर के नहीं ना उन्होंने मांगी थी ना उन्होंने। ये परमिशन both ऑफलाइन स्टोर्स एज वेल एज ऑनलाइन। ये सब्सिडरी कंपनी खोली गई है, उन्होंने परमिशन मांगा है ओनली फॉर ऑनलाइन। जी वो दीदी कंपनी भी बनाएंगे, अभी चलिए ठीक है जी, आप अपनी बात जारी रखिए। ऑफलाइन दोनों है, दोनों जरूर खोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो ये ग्राहक के लिए तो अच्छा ही रहेगा कि और ऑप्शंस होंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप याद रखिए कि हमारे वहाँ कंज्यूमर भी कुछ अलग किस्म का है, और जो लिंक हमें चाहिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की, वो बहुत वीक है आजकल। तो इसलिए द फोकस ऑफ पॉलिसी शुड बी ऑन द चेन। ये आने से, इससे आने से कोई खराबी नहीं है, मैं बार बार यही कहता रहा, मगर डू नॉट एक्सपेक्ट दैट मच, दिस इज नॉट द आंसर। ठीक, आंसर लाइज इन द हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन के बहाने जो FDI आ रहा है उसमें इसके इम्प्लीकेशन और इंटेंट की। तो इंटेंट तो समझ में आ रहा है कि मकसद ठीक है, लेकिन इम्प्लीकेशन कैसे क्या होंगे इसके, वो अभी समझ में नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, और प्रॉफिट इज़ नॉट ए डर्टी वर्ड, मैं ये मानता हूँ, बट शुड इट बी एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर? फार्मर को जस्टिस कैसे मिलेगा इस देश में, ये बड़ा सवाल है सर। और दूसरी बात यह है कि आप छोटे डिसऑर्गेनाइज्ड जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स है, नहीं तो छोटे सब्जी बेचने वाले के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि इसके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये 3-4 सवाल आंसर मिलेगा तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन कैन कम एंड डू बिजनेस हियर। ठीक है दुआ साहब, आप लगातार इस कार्यक्रम के दौरान अपने को पैनलिस्ट के साथ असहमति जताते रहे हैं। मैं आप तो चूँकि वाणिज्य सचिव भी रहे भारत सरकार में, सवाल ये कि ये जो बात कह रहे हैं इसमें गलत क्या है? 2 चीज़ें मैं कह रहा हूँ, क्षमा करेंगे आज मेरे दोनों सहकारी। मैं कह रहा हूँ साहब, देखिए बहुत देर से पता है कि कोल्ड चेन की आवश्यकता है। कोल्ड चेन, और ये तो पिछले साल ही खोला गया है FDI क्षेत्र ऑनलाइन के लिए, ई-कॉमर्स के लिए, और उससे पहले तो FDI प्रोसेसिंग में भी अलाउड नहीं था। टप्पे टप्पे में ये चीज़ें खोली गई हैं, क्योंकि देश जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी इस क्षेत्र में नहीं आ रही थी। इसलिए सरकार ने यह प्रयोग किया कि पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए खोला जाए, प्रोसेसिंग के लिए, और उसके बाद अब ट्रेडिंग के लिए भी। ये नहीं कि जैसे ही हमने खोला कि लोगों को लगा कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है
कि अंदाज़न कहा जाता है कि $300 बिलियन की तो हमारी ग्रोसरी मार्केट है। $300 बिलियन की, $600 बिलियन हमारा पूरा रिटेल मार्केट है। उसके अंदर 48% ग्रोसरी मार्केट है। ग्रोसरी के अंदर इतना बड़ा कोई भागा नहीं आया। एक साल में हमने, लोग पहले बाहर विदेशी भी कहते रहे कि भाई ओनली फूड स्टोर्स जो आप कह रहे हैं जिसके लिए 100% अलाउ कर रहे हैं और हमें सब्सिडरी कंपनी खोलनी पड़ेगी, चाहे आप हमें प्राइवेट लेबल अलाउ कर देंगे वगैरह, नहीं आए। अमेज़ॉन जिसने अब हिंदुस्तान में 10-15 साल का दूसरी चीज़ों में व्यापार किया है, उन्होंने अपना तैयारी दिखाया, उन्होंने अपना ये पैसा लगाने के लिए एप्लीकेशन कर। मैं अमेज़ॉन की बहुत महान कंपनी है उनका, मैं वो बिल्कुल चीज़ें नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत थी इसलिए वो आए हैं। अब देखना है कि इससे देश को फ़ायदा होगा या घाटा होगा। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। नितिन देसाई साहब ने अपने आप कहा कि उनको तो घाटा होगा, ये पैसा उसके अंदर आप करेंगे। बहुत शुक्रिया जे दुआ साहब, नितिन देसाई साहब के बद्रीनाथ और संतोष मेहरोत्रा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी भी एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि अमेज़ॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां, विदेशी कंपनियां जिनको FDI के ज़रिए भारत में आने की कोशिश कर रही हैं या उन्हें इजाज़त दी जा रही है, उससे हमारे आम किसान को कितना फ़ायदा होगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक तजर्बा है और इस तजर्बे को मेरा ख्याल है कि एक जगह दी जानी चाहिए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।